तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का लेक्चर नंबर दोस्तों 14। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। दोस्तों हम तो जो है एकदम तेज़ तर्रार रफ्तार में जो है चल रहे हैं, अपनी रफ्तार जो पेस है उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, बिना बकवास के जो है लेक्चर कंटिन्यू आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आपका जो जोश है वो दोस्तों ठंडा पड़ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेक्चर नंबर आज 14 है, हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी खासियत है कि हम कम समय में मैक्सिमम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, इनरिच कंटेंट, यूपीएससी के लेवल का, लॉलीपॉप वाला नहीं, क्योंकि हमारा कोई बैच कोचिंग कल्चर चलता नहीं है, जो बल्कि बैच में भी पढ़ाते हैं वो भी इस लेवल का नहीं पढ़ाते हैं। तो हमारी यही दोस्तों पहचान है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ाई करना चाहते हो तो पीडब्ल्यू में जो है आप हमारा कूपन कोड जो है 6393AEIE ये आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। हो सकता है जब मैं आप वीडियो देख रहे हो बदल गया हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ये कूपन कोड अगर आप लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों ओसवाल की जो बुक्स होती हैं उनकी क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतरीन होती है। ठीक है, ओसवाल की बुक्स का मैंने जो है कर रखा है रिव्यू, बहुत ही बेहतरीन बुक आती है। एनसीईआरटी जैसे हो गई 6 से लेकर 12 तक एक ही बुक, 31 साल की पीवाईक्यू, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए फंडामेंटल ड्यूटी पे तो हम बात आ जाते हैं, और सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन कुछ को नहीं पता होता कैसे खोला जाता है, अरे टाइटल पे क्लिक करो नीचे खुल जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दोस्तों शरद कटियार, और ऑल इंडिया रेडियो में जो है आप हमें सुन रहे हो। अपने कानों में जो है ईयरफोन लगा लीजिए और जो है अपनी जो है सीट बेल्ट की जो पेटी है उसको बांध लीजिए, क्योंकि जो है मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, जो दोस्तों कुछ ऐसे अधिकार थे, ठीक है, जो आपको जो है स्टेट देता है, यानी कि स्टेट की ये जो है जिम्मेदारी है कि वो आपको राइट्स दे। लेकिन हर चीज़ के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जैसे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है एक जिम्मेदारी भी आती है कि जिसको आपको निभाना पड़ता है। आप राइट मांगने तो चले जाते हो कि ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, लेकिन राइट के साथ जो है एक ड्यूटी भी आती है, आपका जो है कर्तव्य भी होता है देश के प्रति। अगर देश आपके लिए कुछ करता है तो आपको भी जो है देश का नमक जो है उतारना चाहिए। अगर इसको संक्षेप में अगर समझना चाहें तो दोस्तों जो है मेजर ध्यानचंद से समझ सकते हो कि मेजर ध्यानचंद से जो है एक बार हिटलर ने कहा कि तुम मेरे देश से खेलो, जर्मनी से खेलो, हम तुम्हें जो है माला माल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है तुम मुझे जो भी दे दो, लेकिन मैं जो हूँ अपने देश से ही खेलूँगा, ठीक है, अपने भारत से ही खेलूँगा। ठीक है, मैटर ये नहीं करता है कि भारत ने मुझे क्या दिया है, बल्कि मैटर ये करता है कि मैंने भारत को क्या दिया है। तो दोस्तों ये ड्यूटी ही है जो अगर हर जो सिटीजन है देश का वो अगर अपना ले, बना ले, तो ये देश जो है वो और जो है ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। ये नफ़रत की जो चल रहा है, नफ़रत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, थोड़े दिन बाद महात्मा गांधी जी आने वाले हैं, 2 अक्टूबर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटी भी होती हैं, कुछ ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, थोड़ी बहुत ड्यूटी है। और दोस्तों ये आपको आर्टिकल नंबर 51A और पार्ट 4A में मिलेंगी। इससे पहले मैं आपको DPSP पढ़ा चुका हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा चुका हूँ, और फंडामेंटल राइट पे तो मैंने यूट्यूब के इतिहास का सबसे बड़ा लेक्चर दे रखा है। तो फंडामेंटल राइट का जो है 4 घंटे का लेक्चर है, 4-4.5 घंटे का, उसको देखिएगा। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पार्ट 4A में जो है आर्टिकल 51A में जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिल जाती हैं। ये जो है शुरुआत में जब संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब दोस्तों उस समय नहीं थी। ये दरअसल जो है मैं आपको बताऊं तो USSR का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी कि जो रूस जिसको आज आप कहते हो, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, और दुनिया के जितने भी सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे, चूँकि उस समय सोशलिस्ट जो सरकार चल रही थी, जैसे इंदिरा जी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है काफ़ी नेशनलिज्म करवा रखा था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है नेशनलाइजेशन कर रही थी। इस प्रकार से जो उनकी नीतियाँ थीं वो सारी नीतियाँ जो है सोशलिस्ट की ओर बढ़ रही थीं। हमारे प्रियम्बल में भी अगर देखा जाए तो उन्होंने जो है सोशलिस्ट इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट और जो है सेकुलर और इंटीग्रिटी नाम के 3 जो वर्ड हैं ये जो है जुड़वाए थे प्रियम्बल में। आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जी की सरकार में। तो इंदिरा गांधी जी काफ़ी जो है सोशलिज्म वाले काम कर रही थी, तो उन्होंने सोचा उन्होंने जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे, दरअसल स्वर्ण सिंह एक कमेटी जो है गठित की गई थी, जिसका काम था यही फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसने जो है सजेस्ट किया कि इनको जो है हमारे संविधान में जो है लगाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जिनका जो है आदर हर सिटीजन करे। अब दोस्तों इसके पीछे फिलॉसफी क्या रही होगी जोड़ने की फंडामेंटल ड्यूटी की, तो इसका थोड़ा टाइम आप देखिए। 42nd अमेंडमेंट किया जा रहा है, 1976 का टाइम है, और 1975 में इमरजेंसी लग चुकी है देश में।
आप समझ रहे हो क्यों लगाई ये ड्यूटी लगाई जा रही है? क्योंकि ड्यूटी जो है ना, जैसे चाइना और रूस में चले जाओ, ड्यूटी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ड्यूटी पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ताकि तुम स्टेट पे कभी सवाल ना उठाओ, स्टेट तुम्हें मारे, कूचे ढूंचे जो करे, तुम चे ना कर जाना। ठीक है बेटा? हाँ, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसका जो जो जैसे जो लाल रंग कलर के जो लोग होते हैं, लाल का मतलब लाल नहीं है, लाल का मतलब दोस्तों वो रेड वाले कौन से? तो रेड चेहरा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको एंशिएंट मेडिवल और कल्चर में पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसी चैनल पे, देख लीजिए जा करके, यूपीएससी के लेवल का। तो दोस्तों रेड जो है ना, वो दरअसल माओवादी और जो है जो मार्क्सिज्म विचारधारा होती है, जिसमें हल बना होता है, ऑक्स वो जो है बना होता है, तो वो दोस्तों जैसे आप कश्मीर चले जाइए तो आपको लाल चौक मिलेगा। ठीक है? ऐसे दोस्तों जो है चाइना है, तो हमारे देश में भी दोस्तों कुछ लेफ्टिस्ट लोग होते हैं। ठीक है? तो वो जो है अगर देखा जाए तो चाइना और यूएसएसआर या रूस में जो आप देखोगे तो वहाँ पे यही चलता है कि ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमारे देश में भी जो है जब इमरजेंसी लगी, इससे कोई तानाशाही आई चुकी थी, तो फिर सीधी सी बात है ये तो आना था ही था। ठीक है? तो ड्यूटी लाई गई मॉरली जो है आपको। ठीक है? और कार्ल मार्क्स दोस्तों जो है इन सब का जो है बहुत खंडन करता है, समझ रहे हो? हाँ, तो कार्ल मार्क्स को मैंने इसी चैनल पर पढ़ाया है, पढ़ लीजिए एक बार, देख लेना। कार्ल मार्क्स के विचार बड़े खतरनाक थे। 86 अमेंडमेंट जो 2002 में किया जाता है, एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपकी और जोड़ी जाती है, जिसका नाम है के। आप पहले बात समझिए, 51A दोस्तों आर्टिकल है, और इसमें दो है कुछ क्लास जोड़े गए हैं। क्लास का मतलब ABCDEFG, उसमें निकले पंडित जी, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये दोस्तों बचपन में बोलते थे। ठीक है? तो इसमें जो है एक क्लास और जोड़ा गया, आर्टिकल 51A में के क्लास और जोड़ा गया। कब? 2002 में, जब दरअसल जो है राइट टू एजुकेशन आपका मतलब जो शिक्षा का जो अधिकार था, सर्व शिक्षा अभियान जो चला था, 86 अमेंडमेंट 2002 के अनुसार जो है जब शिक्षा के जो अधिकार आपको दिया गया था। ठीक है? तो वो शिक्षा के लिए जो है, चूँकि एजुकेशन जो है पेरेंट्स और गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चों को जो है ड्यूटी है उनको जो है दिलाएं, तो इसके लिए के क्लास जोड़ दिया गया था। अभी बताऊंगा, देखते रहिए, लगे रहिए। ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों नॉन जस्टिसाइबल है, यानी कि ये किसी भी प्रकार से जो है कोर्ट में मतलब जो है मजबूर नहीं कर सकते हो, किसी को ड्यूटी बाधित कर नहीं सकते हो। ठीक है? ये मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मतलब जैसे डीपीएसपी थी वैसी प्रकार से ये भी है, यानी कि ये जो है नैतिक और संवैधानिक जो है जिम्मेदारी है जिसको आपको निर्वहन करना है। तो कोर्ट और लेजिस्लेचर जो है इनका अक्सर जो है इंटरप्रेटेटिव एक्ट्स लेता है, मतलब जैसे कोर्ट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जैसे ये सब जो है अक्सर इनकी मदद लेते हैं कि आपने जो ऐसा काम नहीं किया है, फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप इन्फोर्स करा सकते हो। हाँ, व्याख्या करने में जो है उसकी मदद, उसकी जो है समझ ले सकते हो। जैसे मान लो किसी को आपको जो है धोना हो, तो आप फंडामेंटल ड्यूटी की मदद ले सकते हो। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो ये कुल जो है के तक जाती हैं, ABCDEFGHIJK। ठीक है? के वाली 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी गई। दोस्तों हर जो हमारा सिटीजन है भारत का, यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका दोस्तों ए नंबर में लिखा हुआ है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हर कोई जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित जो आइडल्स हैं, जो आदर्श निहित हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे ECI हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, या नीति, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब जो है पोस्ट बनाई गई हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उनका भी सम्मान करेंगे। ना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स का, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो निहित इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी जो है आप सम्मान करेंगे। ठीक है? जैसे जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, नहीं वो क्या होता है, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये संविधान का जो है, जैसे को UPSC हो गई। ठीक है? तो ये संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, ये जैसे ECI हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है? तो इनका सबका जो है आपको सम्मान करना पड़ेगा। द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी कि आप राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय ध्वज का जो है अपमान नहीं करेंगे। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे देश का अगर कोई स्टेट अगर चाहे तो वो जो है अपना नेशनल फ्लैग रख सकता है, लेकिन हमारे देश का फ्लैग जो है वो सर्वोपरि रहेगा। ठीक है? दरअसल आप जो है नेशनल एंथम चाहो तो गा भी सकते हो, चाहो तो ना गाओ, लेकिन अपराध तब माना जाएगा जब आप किसी हालांकि आपको तो गाना चाहिए, लेकिन मान लो आप नहीं गाते हो तो कोई अपराध नहीं है। दरअसल आप जब किसी को गाने से मना करते हो, जैसे मान लो किसी को जो है मना कर रहे हो कि तुम मत गाओ, तो ये अपराध है। ठीक है? मतलब आप नहीं गाते तो उस पर कोई अपराध नहीं है, आप खड़े नहीं होते कोई अपराध नहीं है। हालांकि एकदम मॉरल तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है? जो ये चीज़ है तो समाज आपको क्रिटिसाइज करेगा।
बी नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स एंड इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। यानी कि हम जो है जो नोबल आइडल्स थे हमारे देश के, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके जो नोबल्स जो आइडल्स थे उनका जो हम सम्मान करेंगे, ठीक है, उनका जो हम मानेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी जो हम बेइज्जती करें या फिर जैसे गांधी को कुछ बोलें या किसी को कुछ बोलें, सब ने जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। ये सब छोटी तुच्छ टाइप की जो नीच सोच की जो प्रवृत्ति होती है लोगों की, जो एकदम जो है लड़े मरे जाते हैं कि गांधी अच्छे थे, भगत सिंह अच्छे थे, ये वो अच्छे थे। अबे गधो, जो है कुछ पढ़ लो जाकर पहले 2-4। सब ने जो है कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है किसी एक ही व्यक्ति ने किया है, किसी को एक को जो है मतलब वही सब है भाई। आप तरीके से मान के चलो, आप किसी एक को देते हो दूसरे को बेइज्जती करते हो तो इसमें कोई इज्जत तुम्हारी थोड़ी ना होती है। विदेशी हंसेंगे तो हमारे ऊपर, हाँ क्या मतलब, तुम्हें हम क्या माने। सी नंबर में क्या लिखा है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों सेक्शन 152 ऑफ BNS अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों उसमें दोस्तों जो है अगर आप सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की जो है भंग करने का प्रयास करते हो तो आपको दंड दिया जा सकता है। तो ये दोस्तों जो है कुछ इसमें ड्यूटी जो है वो हमारे यहाँ पे इन्फोर्स भी कराई गई है, ठीक है। जैसे ड्यूटी जो है यहाँ से तो इन्फोर्स नहीं होती है, लेकिन उसके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं। जैसे दोस्तों नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के लिए एक्ट बना हुआ है, ऑनर एक्ट 1971। और जैसे दोस्तों जो है आप सॉवरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी को जो है अगर कुछ पहुंचाओगे नुकसान तो जो है भारत का BNS है, कानून है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को कानून बनाकर इंप्लीमेंट कराया जा सकता है, इसी बार नहीं किया। ये दरअसल आर्टिकल से इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो कानून से इंप्लीमेंट होगा। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। यानी कि जब भी जो है देश आपको जो है ज़रूरत पड़े तो देश के लिए जो है आपने सर्वस्व को निछावर कर दें, ठीक है। तो ये D नंबर में लिखा हुआ है। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कि जो है हम सभी जो है आपस में भाईचारे के साथ रहें और खासकर जो वुमेन है उनके प्रति किसी प्रकार का भद्दा अपमानजनक जो है कृत्य ना करें, जिससे जो है उनकी डिग्निटी को जो है वो नुकसान पहुँचे वुमेन की। F नंबर में क्या लिखा है, F में दोस्तों लिखा हुआ वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ वर्क कंपोजिट कल्चर। यानी कि जो हमारी रिच हेरिटेज है, हमारे देश की जो कल्चर है, जो हमारी देश की वैल्यूज़ हैं, उनको जो है हम प्रिजर्व करने का काम करें। जैसे ऐसा नहीं कि जो है मतलब जो है कहीं पे आप आर्कियोलॉजी जगह पे गए, मतलब कोई पुरानी जगह पे गए या कोई पुरानी कल्चर है या वैल्यू है उसको जो है आप नुकसान पहुँचा रहे हो या फिर जो है अपना नाम लिख रहे हो या फिर कुछ भी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। उनको प्रिजर्व करें या किसी जो है कल्चर को जो है प्रिजर्व करें, ठीक है, उनको बढ़ावा दें। तो माइनॉरिटी के लिए हमारे यहाँ पे राइट्स भी दिए गए हैं, आर्टिकल 29-30 मैंने आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ाया था। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। यानी कि हमारे देश का हर सिटीजन जो है वो काम होगा कि वो प्रोटेक्ट करे किसको, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को। क्योंकि जब लोग पर्यावरण नहीं होगा तब तक जो है कैसे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुँचा के आपके जिंदा रह लोगे, ठीक है। उसी में हम सबकी भलाई भी है। H नंबर में क्या लिखा है, H नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी कि हर व्यक्ति अंदर जो है अपने अंधभक्ति ना करे, ठीक है, बाबा घंटालों के चक्कर में ना पड़े। मैं सब बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो सच्चे जो है साधु होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल कुछ हमारे देश में पाखंडी टाइप के जो है वो सही चीज़ ना बता करके गुमराह करते हैं, ठीक है, चमत्कार के नाम पे जो है बेवकूफ़ जनता को बनाते हैं। वो जो है ऊट पटांग चीज़ें जो है जनता को अनसाइंटिफिक तरीके से जो है सिखाते हैं, समझाते हैं। तो और ऊट पटांग मतलब बिना लॉजिक की जो है चीज़ें बकवास जो है करते हैं, पुरानी रूढ़िवादियाँ जो मान्यताएं होती हैं उनको जो है थोपने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जो है इस प्रकार का जो प्रयास करते हैं, ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्पर जो है लोगों के अंदर डेवलप हो, तर्क करने की क्षमता है, बहस ज़्यादा ना की जाए। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। यानी कि जो है हर प्रकार से जो है आप पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है सेव करें, ठीक है, और वायलेंस जो है ना करें, किसी प्रकार का हिंसा ना करें। देखिए J नंबर जो है बहुत काम का है, J नंबर बहुत काम का है, चूँकि आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होगे, मेरे हिसाब से जो वीडियो देख रहा होगा वो वही कर रहा होगा, ठीक है। बाकी जो है UPSC का नाम देख करके जो है अक्सर लोग देखते नहीं वीडियो हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि J नंबर बहुत आपका काम का है। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल ऑफ द एंडेवर एंड द अचीवमेंट। दोस्तों हम में से जितने भी सिविल सर्विसेज में जो है इससे पहले तो हम बहुत जी जान से पढ़ते हैं, लेकिन जब सिविल सर्विस में जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम पढ़ना बंद कर देते हैं, हम अपनी एक्सेलेंस को जो है अचीव करना बंद कर देते हैं, हम ट्रेनिंग पे कम जाते हैं, हम जो है बस भोग विलास में जो है ज़िंदगी में तृप्त रहकर बन जाते हैं हम। यानी कि जो कूप मंडूक की तरीके से जो सोच होती है बस वहीं पर रहकर रह जाते हैं, हम कभी एक्सेलेंस बनने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पे कहना मैं दोस्तों ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति भारत का वो एक्सेलेंस बनने का प्रयास करे। अब दोस्तों एक्सेलेंस की जब यहाँ पे बात आ चुकी है तो ऐसे दोस्तों UPSC ने इस पर पूछ रखा है एक्सेलेंस, ठीक है। तो
दरअसल ये जो है सुकरात की फिलॉसफी से जो है कनेक्ट होता जाकर के है, सुक्रेटिस से, ठीक है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो एक्सीलेंस की ओर जाए, जैसे जो सिविल सर्विस सर्वेंट हैं वो एक्सीलेंस को अचीव करें, वो बेहतरीन की ओर जाएं, अपनी फील्ड में महारत हासिल करें। लेकिन हमारे देश में जो है अक्सर लोग नौकरी लगने के बाद ये सबको छोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों भी एक मुद्दा है, मैं आप ये थोड़ा दिमाग में डाल लीजिएगा। के नंबर में देखिए, तो के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा प्रोवाइड कराएं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आप थोड़ा सा देखिए दोस्तों, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है ये गंगा पॉल्यूशन केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो है कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 51AG जो है उसको इन्वोक कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इन्वोक का मतलब उसको जो है फोर्स में ला दिया था, ताकि जो है सिटीजन की जो ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की वो जो है बन सके, ठीक है। यानी कि जो है ये सिटीजन नागरिकों की जो है ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। और ये दोस्तों MC मेहता में जो है जब दलील उन्होंने रखी थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो है MC मेहता इसे नहीं चले आए हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दरअसल MC मेहता की जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए जो है वो आए हैं। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ UP का केस देखिए, इसको देहरादून क्वायरिंग केस कहते हैं। इसमें दोस्तों लिंक कर दिया है कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को विद आर्टिकल 51A सब क्लास G के साथ। यानी कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है वो व्यक्ति जो है वो करेगा, एनवायरमेंट की रक्षा करेगा, किससे? आर्टिकल 51A क्लास G से। अगर वो ऐसा कर रहा है तो कोई अपराध नहीं है। अगला दोस्तों मामला है एम्स स्टूडेंट वर्सेज यूनियन वर्सेज एम्स का मामला है। इसमें दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है फिर जारी रखा गया। ये नॉन इन्फोर्सेबल है, मैं मानता हूँ कि नॉन इन्फोर्सेबल है, लेकिन जो है प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस एंड बैलेंस टू फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये जो है फंडामेंटल राइट को जो है वो एक गाइडेंस और बैलेंस जो है प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लीजिए जो है आप जैसे जो है कोई काम करना चाहते हो, जैसे मान लो जो है आपके पास आज़ादी है, ठीक है, आपके पास आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है आपका, तो आप क्या मतलब नफरत फैलाओगे लोगों के बीच में? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में ही लिखा हुआ है ब्रदरहुड की बात, तो आप तो नफरत फैला रहे हो। तो फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो बैलेंस का काम है वो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे। यानी कि जो है फंडामेंटल ड्यूटी को भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राइट जो है धड़ल्ले से जो है उसके पीछे जो है आप ड्यूटी को जो है तार कर दो, ऐसा नहीं होगा। बिजोय इमैनुअल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का केस देखिए। इसमें दोस्तों प्रोटेक्टेड स्टूडेंट हु रिफ्यूज टू सिंग द नेशनल एंथम ऑन रिलीजियस ग्राउंड स्टैंडिंग इज फुल्ली सफिशिएंट। दोस्तों इसमें जो है स्टूडेंट ने नेशनल एंथम को गाना से मना कर दिया था, तो उनको जो है प्रोटेक्ट किया गया था इसी के तहत, क्योंकि वो चाहें तो गा सकते हैं, चाहे तो ना गाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो उनकी धर्म की भी स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 से, ठीक है। तो आर्टिकल 151A सब क्लास A में जो है वो ये भी लिखा हुआ है कि नेशनल एंथम और नेशनल उसका जो है सम्मान करें, ठीक है। तो उन्होंने नहीं गया तो जो है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नहीं गया तो नहीं गया, क्योंकि जो है नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गवा दोगे उनसे, नहीं गया तो नहीं गया। हाँ, अगर किसी को मजबूर करते ना गवाने के लिए तो ये अपराध हो जाता है। अगला दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल का केस है। इसमें कहा गया कि राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग हेल्ड पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)A सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यानी कि दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं तो नेशनल फ्लैग का सम्मान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा राइट टू ड्यूटी में लिखा हुआ है। लेकिन आपको आज़ादी भी है जो है झंडे को फहराने की अंडर आर्टिकल 19, और जो कि दोस्तों जो है आपकी आज़ादी बड़ी होती है और ड्यूटी तो छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका आर्टिकल 19 है जिससे आपको झंडा फहराने की अनुमति मिली हुई है, उसको दोस्तों सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है नेशनल ऑनर एक्ट के जरिए, ठीक है। और आप झंडे की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। ये दोस्तों जो है चूँकि सम्मान की बात कही गई ड्यूटी में, तो ड्यूटी यहाँ पे बड़ी हो गई और ये छोटा हो गया। दरअसल नेशनल ऑनर एक्ट में जो है पहले मैं आपको बता दूँ तो कुछ प्रावधान थे कि झंडे को जो है फहराने का तरीका होता है, तमीज़ होती है, ऐसा नहीं कि जो है कहीं पर भी फहरा दो, कहीं से फहरा दो। हालांकि अब तो काफ़ी जो है लिबरलाइज हो चुके हैं नियम रूल्स, ठीक है, पहले बहुत पाबंदी थी। अगला है श्याम नारायण चौकसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें दोस्तों कहा गया कि पैट्रियोटिज्म जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता है, देशभक्ति जो है फोर्स नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो नेशनल एंथम जो है मैंडेटरी नहीं है सिनेमा हॉल में कि जो है मैंडेटरी हो। अगला है दोस्तों केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस। इसमें कहा गया कि सेडेशन ओनली वैलिड व्हेन स्पीचेस इनसाइट्स वायलेंस पब्लिक डिसऑर्डर। यानी कि जैसे दोस्तों मैं आपको फंडामेंटल राइट में ये पढ़ा चुका हूँ, आई होप आपको ज़्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेडेशन जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लंबा बोला हूँ फंडामेंटल राइट में। पिछले लेक्चर देखे नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और मैं यहाँ पे बताने का टेका ले नहीं रखा हूँ। तो सेडेशन अगर दोस्तों आप राजद्रोह करते हो किसी प्रकार का और उससे जो है कोई पब्लिक या वायलेंस हो जाता है तो ही जो है उसको जो है राजद्रोह का केस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा,
ठीक है। तो सेक्शन 152 से जो है आज सेडिशन कनेक्ट होता है। सेडिशन की जो डेफिनेशन वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पहले ये आईपीसी में आता था 124A, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है अनवैलिड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला दोस्तों केस है अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कॉमाचेन केस है। इसमें दोस्तों कहा गया कि हेल्ड दैट अपील्स टू रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज इन इलेक्शंस आर करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल अब इतना जान लो कि 123 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है अगर कोई भी नेता जो है किसी प्रकार की रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज के बेस पे जो है इलेक्शन में वोट गेन करने का प्रयास कर रहा है तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। सेक्शन 123 ऑफ सब सेक्शन 3 एंड द अंडर द एक्ट रिप्रेजेंटेड ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो ऐसा नेता नहीं करेंगे। रिकमेंडेशन और क्रिटिसिज्म देख लीजिए। षोडश सिंह कमेटी की जो है यहाँ पे दोस्तों प्रपोजल किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने जो है अगर जो है ऐसा दोस्तों जो है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स और जो पेनल्टी की जो बात कही गई थी वो षोडश सिंह की नहीं मानी गई थी। ठीक है, बाकी ड्यूटी मान ली गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद जो है नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू जो है बनाई गई थी। ठीक है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों बनाई गई थी 2000 में। इसने दोस्तों रिकमेंड किया था सम ड्यूटी, जैसे एनवायरनमेंट, ठीक है, एक ड्यूटी बना दो। वुमेन्स की डिग्निटी भी जो है एक ड्यूटी बना दो। ठीक है, और ये इन्फोर्सेबल हो, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रपोज ड्यूटी टू पे टैक्स सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो है ड्यूटी जो है पे टैक्स की भी कर दो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ ड्यूटी जो है बना दो। तो ये NCRWC की जो है रिपोर्ट है 2000 की। दोस्तों इसमें क्रिटिसिज्म ये था कि जो है इससे काफ़ी अस्पष्टता हो जाएगी। जैसे दोस्तों अभी जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो आज दोस्तों तारीख मैं आपको बता दूँ कितनी है, आज डेट है 23 सितंबर। दोस्तों आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। हो सकता है भविष्य में जो है बड़ा हमें परिवर्तन देखने को मिले कि डिफेमेशन, हमारे देश से जो अवमानना का जो मामला है आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो डिक्रिमिनलाइजेशन की ओर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कदम बढ़ा दिया है। आज दोस्तों सबसे बड़ा जजमेंट जो है, मतलब एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पूरे देश में खलबली मचा दिया है कि डिफेमेशन हमारे देश से हट जाना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं तो डिफेमेशन जो है वो हमारे BNS में जो है अभी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कब हटता कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बोल दिया है तो जल्दी जो है कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, और निर्णय तो उसी को करना है दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है कि ड्यूटी टैक्स पे करने की या जो है कोड ऑफ एथिक्स जो है लंबा सा आ जाए, एनवायरनमेंट और वुमेन्स की डिग्निटी को इन्फोर्सेबल बना दिया जाए, NCRWC की जो रिपोर्ट थी तो उसके अनुसार जो है बहुत अस्पष्टता हो जाएगी। फिर तो जो है कोई ना कोई तरीका निकाल करके जो है तुम उसको पकड़ दोगे जा करके, जेल में डाल दोगे जा करके, और पब्लिक को इतना पता भी नहीं होगा, अवेयरनेस भी उतनी नहीं है। तो ये दोस्तों खतरा भी है। नेचर दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी का कैसा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स को दर्शाती हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडल्स हैं वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में देखने को मिलते हैं। यानी कि एक प्रकार की ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। शब्द को नोट कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। UPSC हैव आस्क्ड क्वेश्चन 2 times इन मेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। यही दोस्तों खासियत है यहाँ की यही खासियत है। आपने पिछले लेक्चर छोड़ दिए हैं तो बहुत बड़ी गलती करोगे। मैं चैलेंज करता हूँ, UPSC के जो ऐसे लेक्चर हैं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। रियल डेप्थ ऑफ UPSC ओनली हियर इन दिस चैनल। बस दिक्कत की बात यही है कि जो है लोगों के पास पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और मॉरल एंड सिविक ड्यूटी दोस्तों मैं आपको बता दूं तो फंडामेंटल ड्यूटी एक प्रकार से मॉरल है और ये जो है सिविक ड्यूटी है। मतलब जो है ये पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, डिसिप्लिन और हेरिटेज का रिस्पेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो है बात करती हैं। ये यूनिटी और ब्रदरहुड की बात करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। नॉन जस्टिसाइबल है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो जैसी इसकी व्याख्या करे। ठीक है, इनको इन्फोर्स करने के लिए भी कई सारी चीज़ें हो चुकी है, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका है जिससे एनवायरमेंट इन्फोर्सेबल हो चुका है। ठीक है, जैसे नेशनल ऑनर एक्ट बन चुका है 1971 से, उससे जो है नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जो है एक्ट बन चुका है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने जो है इसको इन्फोर्सेबल बना दिया है। ठीक है, तो ये जो है लॉ बना करके भी लेजिस्लेचर जो है इसको इन्फोर्स करवा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको इनडायरेक्टली जो है पढ़ा करके जो है लिंक करके कहीं से तार बना सकती है। बैलेंस विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ बैलेंस में रहनी चाहिए। सबसे पहले ड्यूटी आती है ना कि फंडामेंटल राइट आता है। अगर मान लो कहीं कहीं पे फंडामेंटल ड्यूटी भी बाद में आती है, हो सकता है राइट पहले आता हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राइट बड़ा है वो ड्यूटी छोटी है, दोनों का एक हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए। अब वो डिसाइड कैसे होगा, तो वो दोस्तों जो है व्यक्ति तर्कशील है, वो जो है उसी सिचुएशन में जो है उस हिसाब से डिसाइड होगा, टाइम एंड स्पेस में।
सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सबकी जो है ड्यूटी है रिस्पेक्ट करना नेशनल सिंबल्स को, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, रीइंफोर्स करना लॉ एंड ऑर्डर को। स्कोप दोस्तों क्या है, स्कोप दोस्तों यही है कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन पे ही अप्लाई है, ठीक है, विदेशी पे नहीं अप्लाई करवा सकते हो। स्टैचुरी प्रोविजन लिंक टू द फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों स्टैचुरी प्रोविजन क्या है फंडामेंटल ड्यूटी से रिगार्डिंग, तो नेशनल सिंबल एंड ऑनर एक्ट जो है ये 1971 में आया था, जिसने जो है इंसल्ट अगर आप किसी प्रकार की करते हो, ठीक है, तो वो एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था, पेनलाइज कर दिया था इंसल्ट अगर आप नेशनल फ्लैग की करते हो अंडर सेक्शन 2, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल एंथम का सम्मान जो है आपको करना पड़ेगा। एम्बलम एंड नेम्स एक्ट दोस्तों जो है आया था 1950 में, इसने जो है प्रिवेंशन कर दिया था इम्प्रॉपर यूज पे, अगर कोई भी जो है इम्प्रॉपर इस तरीके से इसका यूज करेगा। जैसे अभी अपने हाल ही में मामला देखा हो, जब ताजिया भी निकल रहे थे मुहर्रम के समय, आपने देखा हो कि राष्ट्रीय जो हमारे एम्बलम है उसका अपमान किया गया था। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो है इसको अमेंडमेंट किया गया 2021 में, अब जो है काफ़ी मैंने वही बता रहा था कि लिबरलाइज कर दिया गया है। अब 24/7 आप कभी भी हॉस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, फ्लैग की, ठीक है। दरअसल दो शब्द होते हैं, एक हॉस्टिंग होता है, अनफर्ल होता है। तो हॉस्टिंग और अनफर्ल ये दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। फहराना दोनों का झंडा एक ही मतलब होता है, बात एक ही है, लेकिन इनका जो है अर्थ अलग अलग होता है। रिपब्लिक डे पे जो है हम अनफर्ल करते हैं, और जो इंडिपेंडेंस डे है उस पर जो है हम हॉस्ट करते हैं फ्लैग को। ये जो है आपको पता होनी चाहिए, तो ग्रामर की क्लास आपकी लग गई। दोस्तों इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 के अनुसार जो है कोई भी नेता अगर रिलीजियस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज के आधार पर वोट गेन करने का प्रयास करता है तो उसकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन उसका हो सकता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में जो है प्रोवाइड कर रखा है। और इसमें एक अमेंडमेंट भी किया गया है कि किसी प्रकार की हैरेट्रेड या इनविटी जो है इलेक्शन में जो है बैन है किसी प्रकार के प्रमोशन पे, इस प्रकार की अगर कोई नहीं करेगा। सेक्शन 8 दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर हेट कम्युनल ऑफेंसेस, अगर कोई भी नेता जो है डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है किसी प्रकार की हेट्रेड या कम्युनल ऑफेंस जो है किसी प्रकार का नेता अगर करने का प्रयास करता है, चाहे वो लैंग्वेज के बेस हो, चाहे वो जो है कम्युनिटी के बेस पे हो, चाहे कास्ट के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो, इसको जो है अंडर द करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। कम्युनल हार्मनी एंड हेट स्पीच, मैं आपको बता दूं भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 152 एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कोई भी एकता, संप्रभुत्ता और अखंडता को कोई अगर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको जो है दंडनीय अपराध इसको माना जाएगा अंडर द सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 196 से 197 जो है ये अगर किसी प्रकार की जो है किसी ग्रुप के बीच में आप नफरत फैलाने का काम करते हो, इनविटी फैलाने का काम करता हो या नेशनल जो इंटीग्रेशन है उसको तोड़ने का अगर आप प्रयास करोगे तो जो है 196 197 जो है इसको दंडनीय अपराध घोषित करते हैं। सेक्शन 298 302 जो है ये किसी प्रकार का ऑफेंस अगर आप रिलीजन, धर्म से मामले से जो है किसी प्रकार के किसी धर्म विशेष को जो है किसी पूजा पद्धति या रिलीजियस की फीलिंग या सेंटीमेंट को जो है डिस्टर्ब करोगे, असेंबली को या गृह भेद करोगे, या फिर जो है ट्रेसपास करोगे, या फिर जो है बरियल ग्राउंड्स को जो है उखाड़ करके उसको कुछ की कोशिश करोगे, या जो है किसी मृत व्यक्ति, तो इस प्रकार से जो है इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सेक्शन 194 से 195 अफरे यानी कि दंगा भड़काने की कोशिश करोगे, या फिर जो है आप किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जो है पब्लिक सर्वेंट को जो है उसकी जो नौकरी है उसको करने से जो उसकी जिम्मेदारी है उससे रोकोगे तो जो है आपके ऊपर दंडनीय अपराध माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कम्युनल हार्मनी से थोड़ा सा कम देख सकते हैं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर किया है, और अफरे को जो है थोड़ा सा बड़ा देख सकते हो क्योंकि जो है आप दंगा भड़का रहे हो, ठीक है, राइट कर रहे हो, ठीक है। राइट और अफरे दोस्तों दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और जैसे दोस्तों डकैती होती है ना, डकैती और जो चोरी होती है वो भी अलग अलग होती है, डकैती और जो चोरी थेफ्ट हो गया, ठीक है। और जैसे दोस्तों किडनैप और एबडक्शन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये सब फिलहाल मैं ला नहीं पढ़ा रहा हूँ। अदर दोस्तों कुछ रिलेवेंट स्टैच्यूज हैं जिनको आपको देखना चाहिए, जैसे तो यूएपीए जो एक्ट है 1967 का, ये बैन करता है किसी प्रकार की टेररिस्ट प्रोपोगेंडा को, क्योंकि ये देश की एकता अखंडता को जो है चौपट करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट दोस्तों है 1955 का, ये मैंने फंडामेंटल राइट में आपको पढ़ाया था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर 20 आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये दोस्तों पनिश करता है कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज और इंसल्ट अगर किसी प्रकार की जो आप निचली जाती है करने का प्रयास करोगे। IT एक्ट 2000 दोस्तों जो गवर्न करता है ऑनलाइन कंटेंट को इंक्लूडिंग हेट इंसाइटमेंट, अगर किसी और का आप हेट इंसाइटमेंट करते हो, आप दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए अगर आपने हमारे फंडामेंटल राइट वाले लेक्चर को देखा हो तो कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा जो सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है श्रेया सिंगल के केस में। आप हमें डिस्क्रिप्शन में बताइए कमेंट करके।
अब दोस्तों कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी हैं जो इन सबको इंश्योर करने का प्रयास करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नेताओं पे कसर रखती है। जुडिशरी दोस्तों फ्री स्पीच को जो है नेशनल ऑनर से जोड़ करके जो है इसको व्याख्या करने का काम करती है कि ऐसा तो नहीं फ्री स्पीच के नाम पे आपने जो है राष्ट्रीय ध्वज या किसी का जो है अपमान किया हो। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है, जैसे BNS हो गया, नेशनल ऑनर एक्ट हो गया, UAPA हो गया, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, IT मिनिस्ट्री है, जो है मीडिया ऑनलाइन कंटेंट जो आप परोसोगे उस पर भी कंट्रोल करके रखती है। सिविल सोसाइटी दोस्तों ये भी जो है एक प्रकार से अवेयरनेस जो है समाज को जो है फैलाती है, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, यूनिटी, हार्मनी वगैरह वगैरह। अब दोस्तों जो है कुछ कमेटी की बात कर लेते हैं, कमीशन की बात कर लेते हैं, जुडिशियल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी पे। जैसे दोस्तों सबसे बड़ी जो कमेटी थी इस पे बैठी थी वो थी जस्टिस JS वर्मा की कमेटी। जस्टिस JS वर्मा की कमेटी दोस्तों जो है 1919 में बनी थी। इसने दोस्तों कुछ फंडामेंटल ड्यूटी में जो है कुछ जो है मैं आपको बताऊं तो जो है रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊं इन्होंने जो है कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो जैसे पहला इनका रिकमेंडेशन था कि नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी जो है स्थापित कीजिए, यानी कि जो है नेशनल इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। काउंसिल कल्चरल एक्सचेंज कीजिए, अवार्ड वगैरह जो है ये सब दिए जाएँ, ठीक है, ताकि कम्युनल हार्मनी जो है एक प्रकार की देश में इंटीग्रेशन बने। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है हमारे देश में हो, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता ही कि आर्टिकल में तो पता ही है आपको, इसके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट भी है 1972 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है 1980 का। इसने जो है एक प्रकार की इंट्रोड्यूस की कंपलसरी एनवायरमेंट एजुकेशन स्कूल में, ताकि जो है मतलब जो है एनवायरमेंट जो है उसको लोगों को जो है बचाएं। एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटी के वो दोस्तों इसकी बात करते हैं। कुरिकुलर में जो है कुलम में जो है उसको रिफॉर्म किया जाए, सिविक वैल्यूज बढ़ाई जाए, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाए, प्लूरलिज्म जो है बढ़ाया जाए। प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि हर धर्म के प्रति जो है बच्चे की जो है डेवलप हो, ऐसा ना हो कि हीनता, कट्टरता, बिगोटनेस जो है उनके अंदर भर जाए जा करके। तो NCERT की करिकुलम में इसको शामिल किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए नेशनल सिंबल्स का, ठीक है। और उसके लिए नेशनल ऑनर एक्ट तो जो है बना ही है। पीनल जो है प्रोविजन जो है जैसे सेक्शन पहले जो है मैं आपको बता दूं तो अब तो फिलहाल 196 है, और पहले उस समय जो था उस समय IPC चलती थी, तो जो है जो प्रमोशन करें। आज दोस्तों जो है अगर आप ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, बेस, प्लेस ऑफ बर्थ या कम्युनिटी के बेस पे जो है नफरत फैलाने की कोशिश करते हो तो अंडर द BNS 196 के अंदर ये दंडनीय अपराध है। पहले IPC में हुआ करता था 153A, 153B और 295A, 505, ठीक है, ये चीज़ें। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो दोस्तों इसके लिए हमारे देश में अलग से जो है कानून ऑलरेडी है दो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और दूसरा दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एंड ये एक्ट 1989 का है अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए। और नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि जो है देश को जोड़ने के लिए जो है UAPA को और सख्त किया जाए टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो है इसमें कन्विक्शन जल्दी हो। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, ये तो हालांकि बन ही चुका है, ठीक है, जिससे रक्षा हो एनवायरनमेंट की। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसकी जो है बढ़ावा दी जाए। डिग्निटी जो है वुमेन की रक्षा की जाए, जैसे डाउरी प्रोविजन एक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है देश प्रथा के लिए, ठीक है, 1961 में। टीचर ट्रेनिंग की जाए, ठीक है, ताकि टीचर के अंदर भी जो है वो वैल्यूज, वो ड्यूटीज जो है उसके अंदर आए, ताकि जो है बच्चों को सिखा सके, पहले वो स्वयं से डेवलप हो। हायर एजुकेशन जैसे UGC यूनिवर्सिटी जो है इसमें जो कोर्स होते हैं उसमें ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं इनको जो इंक्लूड किया जाए। सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू पे टैक्स, ये सब जो है हालांकि इनके द्वारा नहीं प्रोवाइड किए गए थे, मैं आपको बता दूं। ड्यूटी टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्स ये दोस्तों जो है इसके बाद जो बनी थी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने ये रिकमेंड किया था, वर्मा कमेटी ने नहीं किया था। ड्यूटी टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्स है। इन्होंने दोस्तों कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाए। पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने एथिकल जो गवर्नेंस है, मैंने वही जो कहा था आपसे कि एक्सीलेंस को हासिल करें, ठीक है, एक्सीलेंस सेकुलर कंडक्ट करें, एंटी करप्शन जो है स्टैंडर्ड को अपनाए पब्लिक सर्वेंट्स। जुडिशियल एंड बार को क्या करना चाहिए, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो इथोस होते हैं इनको बढ़ाने का प्रयास करें, स्प्रेड करें अवेयरनेस ड्यूटी की। बिजनेस और इंडस्ट्री हैं ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको इंश्योर करें। दरअसल CSR जो है ये कंपनियों का एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है, उसको पूरा करना। दरअसल वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसके बदले में जो सरकार इनसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करवाती है। प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, रिस्पेक्ट लेबर डिग्निटी, फॉलो एथिकल ट्रेड, यानी कि एथिकल ट्रेड हो, फालतू का जो काम ना हो, जिससे जो है एक प्रकार का बेहतर यूनिटी इंटीग्रिटी जो है देश की बनती रहे। मीडिया को जो है कम्युनल हार्मनी जो है उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में जो है विस्कन्या इसी प्रकार की जो है जहर दिन भर जो है गोला करती हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है 2002 में बनी थी।
इसमें चेयर इसको कर रहे थे जस्टिस एम एन वेंकटाचलैया, और ये रिकमेंडेशन उन्होंने जो है दी थी कि इंडोर्स किया जाए जस्टिस वर्मा कमेटी को जो है, और अर्ज किया कि जो है फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है जस्टिस वर्मा कमेटी का हो। इन्होंने कुछ नई ड्यूटी जो है प्रपोज की, जैसे ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू पे टैक्स, ड्यूटी टू हेल्प द डिसेबल्ड एंड डिसएडवांटेज, और सजेस्ट किया पीरियोडिक गवर्नमेंट रिव्यू जो है, ठीक है, ताकि स्प्रेड किया जाए अवेयरनेस को, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेस दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री जो राइट्स एंड ड्यूटी हैं उनको जो है बढ़ावा और दिया जाए ताकि डेमोक्रेसी हमारी और स्ट्रेंथन हो पाए। जस्टिस रंगानाथ मिश्रा लेटर जो है लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट फिर ऑर्डर करता है 2003 में। क्या जस्टिस CJI रंगानाथ मिश्रा जो है लिखते हैं एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को कि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इधर सर रंगानाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2003 का जो है केस सुनवाई जब इसकी हो रही थी, उसकी बेंच में थे CJI VN खरे, जस्टिस SV सिन्हा एंड KG बालकृष्णन। इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉन जस्टिसाइबल बट फॉर्म वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, लेकिन इनका जो है इंप्लीमेंट कराना ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को जो एक आवश्यक चीज है। कोर्ट में इंटरप्रेटेड फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ दिस ड्यूटी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को जो है व्याख्या वो इन ड्यूटी की जो है लाइट में, इनके प्रकाश में जो है की जा सकती है। तो डायरेक्शन इसमें आई थी कि सेंट्रल एंड स्टेट टू कंसीडर द इंप्लीमेंट ऑफ द वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन सीरियसली एंड स्प्रेड अवेयरनेस बाय एजुकेशन ट्रेनिंग एंड द मीडिया। तो यहाँ पे कहा गया था कि वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसको स्टेट जो है सीरियसली ले, सेंटर भी सीरियसली ले, और उसको जो है अपने एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मीडिया जो करिकुलम है उसमें जो शामिल करें, NCERT में पढ़ाएं, और जो एक्ट जो और सजेस्ट किए थे उनमें जो है कुछ ऐसे जो है कड़े कदम उठाएं ताकि जो है एक्ट जो धाराएं हैं वो और ज़्यादा इन्फोर्सबल हों, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो और ज़्यादा से, जैसे सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 जो है, जो RPA एक्ट 1951 का, उससे जो नेता लोग जो है करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे जो है जातिगत रैलियाँ निकालना या किसी प्रकार से जो है लैंग्वेज आइडेंटिटी या जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस प्रकार से करना, और जो है इस प्रकार की जो हैट्रेड फैलाने का काम, नफरत फैलाने का काम जो देश में होता है, या मीडिया जो कंट्रोल करती है, या फिर जो ऑनलाइन कंटेंट होता है उसमें जो है परोसने की बात, जो देश तोड़ने की बात, या नेशनल इंटीग्रिटी जो सोवरेंटी को जो है तोड़ने की बात, ये सारी बातें जो की जाती हैं उनको जो है और स्ट्रेंथ किया जाए। एनवायरनमेंट के लिए जो है और सारे जो है एक्ट बनाए जाए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशन जो है वो और किफायती तरीके से काम करें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो UGC कमेटियाँ, UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसमें जो करिकुलम में जो इसको शामिल किया जाए। साथ ही में जो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी जो है चाहिए कि वो अपने एथिकल कंडक्ट को, करप्ट प्रैक्टिसेस ना करें, जनता के लिए जो है काम करें, ना कि जो है अपने पेट भरने के लिए जो काम करें, और अपने जो एक्सेलेंस है यानी कि जो अपनी जो क्वालिटी है उसको जो है दिन पर दिन जो है बढ़ाते चले जाएं ताकि ये देश जो है निरंतर नई ऊंचाइयों पे जो है पहुंचता रहे। ठीक है। रंगानाथ मिश्रा की जो है कमीशन जो है 2004 से 2007 में आई थी, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो है एक्सटेंशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट की जो स्टेटस है वो दलित में जो है हर धर्म में जो है बढ़ा दीजिए, जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम में भी दलित होते हैं वहाँ भी बढ़ा दीजिए। रिजर्वेशन जो है 10% मुस्लिम को दिया जाए, 5% अदर माइनॉरिटी को दिया जाए। रिलेवेंस जो है ड्यूटी की क्या है, तो ड्यूटी की दोस्तों रिलेवेंस ये है कि इसमें जो है एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट रिलीजन बेसिस कंसिस्टेंट विद द आर्टिकल 51A सब क्लास E ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड द फ्रेटर्निटी। तो ये जो है हमारे आर्टिकल 51A सब क्लास E में जो ऑलरेडी कहा जा चुका है ताकि जो है दलित जो है जो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स में आते हैं उनको भी शामिल कीजिए, क्योंकि वो भी तो दलित हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम वाले दलित नहीं होते हैं, क्रिश्चियन में दलित नहीं होते हैं, उधर भी है। फिर स्टेटस क्या है तो फुल्ली जो है इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक, अंडर रिव्यू है और बाद में जो है रिव्यू ना हो पाएगी। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या है तो इसमें इशू क्या अच्छा आते रहते हैं, तो इशू दोस्तों ये आते रहते हैं कि नॉन जस्टिसाइबल नेचर है, बैगुनेस है, काफ़ी स्टेट जैसे स्ट्राइक फॉर एक्सेलेंस का मतलब क्या है, इसमें तो फिलोसफल तरीके से जो है इसकी कई तरीके से आप व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। तो बैगुनेस है, अस्पष्ट तरीके हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट तरीके से मेंशन है, सेलेक्टिव कवरेज है, ठीक है। तो मतलब जो है कोई ऐसा नहीं है कि जो है एकदम यूनिफॉर्म तरीका हो, सेलेक्टिव तरीके से उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट जो है देता रहता है। रिस्क है मिसयूज का, ठीक है, अगर जो है किसी प्रकार से मतलब स्टेट जो है अगर मतलब इसको जो है इंप्लीमेंट कराया जाता है तो हो सकता है कि स्टेट जो है इसको दुरुपयोग करे या जो सरकारी तंत्र है वो इसका दुरुपयोग करना चालू कर दे, तो मिसयूज का भी डर बना रहता है। पुअर अवेयरनेस है लोगों के बीच में, लोगों के बीच जो है जल्दी बात नहीं पहुंचेगी। जस्टिस वर्मा की जो रिकमेंडेशन है वो हो सकता है पता नहीं लोग कब उसके बारे में जाने, हो सकता है वो व्यवहार कर दें, उससे जो है जेल के चक्कर उन्हें लगाने पड़े। जुडिशरी डिपेंडेंट है, अभी जैसे फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए जुडिशरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वही इसकी व्याख्या करती है। तो अब जो है कुछ राइट्स और जो है ड्यूटी से बात कर ले, जैसे MC मेहता जो है अक्सर जो है एनवायरनमेंट के लिए लड़ते रहे और उनका जो है कई सारे केस भी हैं, जैसे उनकी जो है उन्होंने माना था कि एनवायरनमेंट जो है उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो है इसके लिए लड़ना, जैसे ओलियम गैस लीक कांड था, ठीक है, ये जो है केस था 1986 का। और गंगा पॉल्यूशन इसमें भी जो इन्होंने काम किया था, ताज ट्रेपेजियम में भी काम किया था, दिल्ली व्हीकल पॉल्यूशन में भी इन्होंने काम किया था, एनवायरनमेंट एजुकेशन में भी इन्होंने काम किया था। और इन्होंने कहा था एनवायरनमेंट एजुकेशन 2003 में कि डायरेक्टेड CBSE NCERT to include compulsory environmental education।
ठीक है। तो MC मेहता जो है अक्सर एनवायरनमेंट के लिए जो है हमेशा याद किए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सुंदर बहुगुणा, ठीक है, तो ये तो जो है पुराने हो गए। और भी जो है हमारे देश में जाने अनजाने में जो है कितने लोग हैं जिन्होंने जो है एनवायरनमेंट के लिए जो है काम किया है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ठीक है। और भी उनका नाम नहीं आ पाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक ही व्यक्ति है, हो सकता है और भी लोग हों। एम्स स्टूडेंट, मैं इनका मामला बता ही चुका हूँ। अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2002 का। इन्होंने कहा कि NCERT जो है उसको अपहेल्ड किया, वैल्यू एजुकेशन कुरिकुलम में जो है शामिल होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। और बिजोय इमानुएल का केस मैं बता ही चुका हूँ, नवीन जिंदल का केस मैं आपको बता ही चुका हूँ, नवीन जिंदल का, श्याम नारायण चौकसी का केस बता ही चुका हूँ, अभिराम सिंह का बता ही चुका हूँ, CD रमन चौन का। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी का जो आज का चैप्टर था वो खत्म हुआ। और मैंने आपके जो है आपकी जो PPT है ये आपको कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही में अगर आप PW से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में कीपोड कूपन कोड मिल जाएगा, उसको आप लगाते हो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप जो है ओसवाल बुक्स को जो है परचेज करना चाहते हो तो हमारे लिंक से जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जो है परचेज करना ना भूलें। तो ये जो है UPSC के प्रीलिम्स के क्वेश्चन 1905 से जो है 2025 तक डाल दिए हैं। मेंस में कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया है यहाँ। अच्छा, एक चीज़ आज मैं आपके लिए लेकर आया था कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्लोसरी मैंने डाल दी है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कंट्री क्या होती है, तो कंट्री एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है जो एक फिक्स टेरिटरी और फिजिकल बाउंड्री से निर्धारित होती है, जैसे इंडिया कनाडा। स्टेट क्या होता है, तो स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है, जिसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जैसे पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। नेशन क्या होता है, नेशन जो है एक सोशो कल्चरल और इमोशनल कम्युनिटी है जो शेयर्ड लैंग्वेज, एथनिसिटी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन या एक्सप्रेशन के आधार पर जो है बनती है। इमोशनल टाइप का कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। रेस क्या होती है, तो रेस एक बायोलॉजिकल जो है ग्रुपिंग है, ठीक है, फिजिकल ट्रेट्स के आधार पर, स्किन कलर, हेयर या जो है फेशियल फीचर्स के आधार पर, जैसे मैंग्लोइड, नेग्रोइड, सोकोसाइड। एथनिसिटी क्या होती है, तो एथनिसिटी एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो शेयर की जाती है ग्रुप के आधार पे, जैसे रेस के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रीजन के आधार पे, जैसे तमिल, नागाज, मौरी, बोडो, ये सब जो है इसी प्रकार से। कास्ट क्या होती है, तो कास्ट एक हेरिडिटरी जो है एंडोगामस हिरारिकल सोशल ग्रुप है, ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, यानी कि जो कास्ट होती है, ठीक है, तो कास्ट जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है क्या ये कास्ट है? तो दरअसल ये जो है कास्ट, जैसे हमारे देश में जो है कास्ट का बहुत पुराना सिस्टम रहा है, ठीक है। तो कास्ट दरअसल एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कास्टा, ठीक है, और ये दरअसल शायद पुर्तगीज वर्ड है। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल जो है एक प्रोविजन होता है, ठीक है, एक लीगल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का। और आर्टिकल बड़ा होता है, सेक्शन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि लॉ जो होता है वो अंडर द आर्टिकल आता है, ना कि लॉ के अंदर आर्टिकल आता है। सेक्शन क्या होते हैं, तो सेक्शन जो है वो किसी भी जब लॉ को पढ़ा जाता है तो उसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया, जैसे सेक्शन 302, सेक्शन 144, सेक्शन, ये जो है सेक्शन होते हैं। एक्ट क्या होता है, तो जो है एक्ट जो है लेजिस्लेचर के द्वारा जो पास किया जाता है वही जो है एक्ट होता है, प्रेसिडेंट गवर्नर या उस पर साइन करते हैं, जो भी जो है क्रमशः स्टेट या सेंटर के पक्ष में। अमेंडमेंट क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो है चेंज या मॉडिफाई या ऐड या रिपील या रद्द या मॉडिफाई होता है तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है, तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पता होगा आई थिंक आपको। स्टेट और यूनियन टेरिटरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में। और मोनार्कियल डेमोक्रेसी क्या मैं आपको बता ही चुका हूँ। अरिस्टोटल का दोस्तों क्लासिफिकेशन था गवर्नमेंट के आधार पर, तो वो दोस्तों जो है क्लासिफिकेशन करता है। रूल जो जहाँ पे एक आदमी का रूल हो तो उसको मोनार्की कहते हैं, और मोनार्की का सबसे वर्स्ट फॉर्म जो होता है वो टिरानी होता है। रूल जब कुछ लोग करते हैं किसी भी देश पे तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और इसका सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है ओलिगार्की। रूल बाय मैनी, यानी कि जब बहुत से लोग जो है शासन करते हैं तो उसको पॉलिटी कहते हैं, और पॉलिटी जो है वो बेनोवलेंट होती है, यानी कि सबको प्रिय होती है। लेकिन जब जो है बहुत से लोग रूल करें और जब वो जो है सत्ता जो बिल्कुल ख़राब हो जाए तो उसको कहते हैं मोबोक्रेसी, ठीक है। जब कोई जो है भगवान जब जो है रूल करता है किसी धरती पर तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं, जैसे आज भी जो है वेटिकन सिटी में आप जाओगे तो यही चलती है, ईरान में थियोलॉजी चलती है धर्म के आधार पर। गवर्नमेंट क्या होती है, तो ये सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस अथॉरिटी थ्रू विच द स्टेट इज गवर्न एंड पब्लिक पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड, यानी कि जिसके द्वारा जो है पब्लिक पॉलिसी या स्टेट को जो है गवर्न किया जाता है वो दोस्तों गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट इज also equal to the state that I have already tell you in the article number 12 जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो लेक्चर आज का समाप्त होता है, जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।